तो हेलो मेरे यारो, द किंग ऑफ वर्ल्ड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लीसे का मेंटोर था वह योंग से कह रहा था कि तुम्हें थोड़ा सा लीसे को बीच बीच में टंच करते रहना है ताकि वह थोड़ा उकसे और गुस्से में ट्रेनिंग तो करे। उसके बाद एल्डर डेन ने योंग को वहाँ पर अपने साथ मतलब ग्रीटिंग करवा के वहाँ से निकलने की इजाज़त ले ली थी। उसके बाद हमें एक छोटे से झोपड़ी जैसे घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर ये दोनों पहुँचते हैं और जहाँ पर डेन कह रहा होता है कि अब से यह तुम्हारे सोने का कमरा है, तुम्हें यहीं सोना है। तभी यूँ वहाँ देखते हुए कहता है कि आखिरकार सीनियर यहाँ पर एक दीवार जो है वह चट्टान की क्यों है? मतलब कोई नॉर्मल सी दीवार ना होकर चट्टान क्यों जुड़ी हुई है? तो सुनकर वह कहता है क्योंकि यह कोई दीवार नहीं है बल्कि यह एक बनी बनाई हुई चट्टान है जो शुरू से ही यहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर वह कहता है कि क्या एक मिट्टी की दीवार की जगह पर इस तरीके के चट्टान का उपयोग करना? और फिर वह उससे पूछता है कि क्या यह सचमुच में इस रूम के लिए ही बनाया गया था? तो वहाँ पर वह कहता है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैंने बस यह सुना था कि यह जो कमरा है यह हमारे फर्स्ट लॉर्ड के द्वारा बनाया गया था जो कि इस चट्टान से जुड़ी हुई थी, इन सभी के ग्रुप्स के जो प्रथम लॉर्ड थे। ये सुनकर वह काफ़ी हैरान होकर कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो इसका मतलब लगता है कि इसमें कुछ न कुछ अलग चीज़ छुपी हुई है। तो ये सुनकर वह कहता है कि मैं भी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ख़ास मालूम नहीं है। तो ये बस उसकी ओर देखते हुए रहता है, कहता है कि व्हाट? तो वहाँ पर वो सीनियर डैन कहते हैं कि बस तुम यहाँ पर अपने सेज बनने की ट्रेनिंग पर ध्यान दो। हालाँकि मैं यहाँ पर इस लेवल को सेज लेवल कह रहा हूँ, जबकि दूसरी वेबसाइट में इसे हकीम लेवल भी कहा गया है और उसके बाद आता है कयूरिन लेवल। और यहाँ पे मैं सेज ही कहूँगा इसे। और हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर यह कहता है कि अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पर का स्टूडेंट अब बन चुका हूँ ऑफ़िशियली तौर पर? तो यह सुनकर वह कहता है कि तुम अभी छात्र नहीं बने हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके का कमरा मतलब झोपड़पट्टी जैसा कमरा दिया हुआ है। नहीं तो तुम्हें मेरे जैसा बेहतर कमरा मिलता। तो ये सुनकर वह कहता है कि हैं, तो क्या मैं अभी तक छात्र नहीं हूँ? और हम देखते हैं वो वहाँ पर सीधे गेट लगाकर चला जाता है, इसकी बातों को सुनता भी नहीं है। और फिर यहाँ पर याद कर रहा होता है कि यहाँ पर डैन ने कहा कि जब तक तुम छात्र नहीं बन जाते, तब तक तुम ऐसे ही यहीं पर रहने वाले हो। और फिर वह वहाँ पर उससे जाने के बाद अपने मन में कहता है, मैं थोड़ा-सा तो परेशान हूँ यार। और वह अपने फेस पर खुद को थप्पड़ मारते हुए, ठीक करते हुए कह रहा होता है, नहीं, नहीं, जब तक मैं एक सेज नहीं बन जाता, तो मुझे कम से कम अपने आप को ऐसा ही व्यवहार करवाना चाहिए, जैसा एक सेज को नहीं मतलब जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट को मिलता है, सेज को नहीं। और फिर वो अपने थोबड़े को मारने के बाद रुक कर कहता है, क्या मैंने खुद को कुछ ज़्यादा ही मार लिया? और फिर वह उस दीवार की ओर जाते हुए कह रहा होता है कि मेरे हाथ तो खुद को मारते-मारते गर्म हो गई, थोड़ी सी ठंडा कर लिया जाए। और जैसे ही उस दीवार को छूता है और कहता है कि क्या सचमुच में यह एक पत्थर की है? तभी उसे एक एनर्जी बीम उसे अचानक नज़र आती है और उसे झटका लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम डेन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में होता है और फिर उसे कुछ अजीब महसूस होता है, तो वह इसके कमरे के पास आता है और इसे आवाज़ देते हुए इसके गेट को खटखटाता है। तो कोई आवाज़ नहीं आता है, तो वह वहाँ पर दरवाजे को खोलकर कहता है, आखिरकार तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वह देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि योंग तो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, योंग, योंग। और हमें योंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, आखिरकार ये आवाज़ कैसी है? और वह जब सामने की ओर देखता है तो वहाँ पर एक सुई से कर बहुत ही तेज़ी के साथ उसके बगल से एक चीज़ गुज़रती है और फिर धीरे से अपनी आँखों को खोलता है। जब देखता है तो वह यहाँ पर ब्लड पेटल्स ड्रॉप्स के छोटे-छोटे अंश होते हैं और वह उन्हें देखकर कहता है, व्हाट? आखिरकार ये क्या है? और वहाँ पर वह देख पाता है कि एक बंदे की हड्डी जो कि टूट कर जुड़ रही होती है, उसके ऊपर मांसपेशियाँ लग रही होती है। और वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर मांसपेशियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन क्यों? क्या यहाँ पर यह रास्ता अपने आप बनते जा रहा है या मांसपेशियाँ अपने आप बढ़ती जा रही हैं और खुद को यहाँ पर रिकवर करते जा रही हैं, रास्ते बनाते जा रही है, पैर को क्रिएट कर रही है? और तभी योंग यहाँ पर देखता है, कहता है, 1 मिनट, ये क्या? ये तो मेरी बॉडी है। और हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए उठता है और कहता है कि माई लेग। और हम देखते हैं तभी वो खामोश हो जाता है, दीवार की ओर देख रहा होता है, कहते हैं तो कुछ नहीं है। तभी इस तक आवाज़ आती है, आर यू ओके? बट हम देखते हैं बगल में देखता है, कहता है कि सीनियर। तो वहाँ पर सीनियर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था यार? तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं हो। और वो याद करता है कि जब उसने दीवार को छुआ था तो उसके साथ क्या हुआ। और वो वही बताता है कि मेरी हाथ गर्म थी तो मैंने खुद के हाथ को ठंडा करने के लिए थोड़ी दीवार को टच किया और टच करने के साथ ही वो खामोश होता है। फिर कहता है कि लेकिन उसके बाद मैं अचानक से बेहोश हो गया। और हम देखते हैं इसके ऐसे बकवास से जवाब को सुनकर वो कहता है कि व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? और वो अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वही हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल वाली बात तो है नहीं। और हम देखते हैं फिर सीनियर उस पत्थर को, चट्टान को टच करने के लिए जाते हैं और उसे चेक करते हुए कह रहे होते हैं, क्या यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ही लगा, क्या तुमने इस जगह पर हाथ रखा और उसके बाद अचानक से बेहोश हो गए? तो वह कह रहा होता है, हाँ, नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा ही तो हुआ था। और वो कहता है अपने मन में कि क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए जो मैंने सपने में देखा? और वो सीनियर होता है, वो चट्टान को धकेलने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है, क्या ये तो इतनी भी कड़ी ट्रेनिंग नहीं थी जो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर में ही बेहोश होना पड़ा? और फिर वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या मुझे इसका ट्रेनिंग का मेथड चेंज करना चाहिए और इसे अच्छे तरीके से ट्रेन कराना चाहिए? क्या मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही अब नॉर्मल समझ लिया क्योंकि इसने कम समय पर काफ़ी चीज़ों को सीख लिया, लेकिन ये मामूली सी चट्टान को छूकर बेहोश कैसे हो सकता है? और वो इसकी ओर देखते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे का उपयोग कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है, सीनियर, क्या मैं सच में? तो यहाँ पर वो कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? मतलब कि कह रहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी सच ही ना बोल रहा हूँ, जा जाकर उस रूम में रह। और सुनकर वो कहता है कि सीनियर, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। यहाँ पर सचमुच में मैं अचानक से बेहोश हो गया था। और यहाँ पर वो कहता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम मुझे अभी भी नहीं बता रहे? तुम्हारी बॉडी में कुछ तो अजीब है।
तो ये सुनकर वो कहता है कि ओ हाँ, मेरी बॉडी जो मैंने सपने में देखा कि मेरी जो बॉडी है वहाँ पर उसका पैर है मेरी बॉडी का, वो अपने आप ही अपने मांसपेशियों को ग्रो कर रहा है और यह बहुत ही अजीब था और मेरे पैर में अचानक से एक अजीब-सा लड़कपन और लचक आ चुका है जो कि मेरी मांसपेशियों को अपनी इच्छा अनुसार फैलाने को इजाज़त दे रही है। तो हम देखते हैं सुनकर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? तो हम देखते हैं वो कहता है हाँ, ये सच है। तो कहता है तुमने सपने में ये सब कुछ देखा? और फिर वहाँ पर अचानक से आवाज़ आती है उनके कमरे के अंदर की हकीम डैन मतलब कि सेज डैन। तो हम देखते हैं सुनकर वो बाहर की ओर आता है कहता है कि यांग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हम देखते हैं वो कहता है कि यहाँ पर होंग कयूरिन जो हैं वो आ चुके हैं तो उन्हीं के पास चलना होगा। तो वो क सुनकर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं अपने कपड़े चेंज कर कर आता हूँ। और वो जाते हुए करते हुए जाता है कि योंग अगर तुम्हें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि होंग कयूरिन आ चुके हैं तो इसलिए बिना लापरवाही के इस रूम के अंदर रहना। ये सुनकर वो कहता है हाँ। और वो कहता है कि याद रखना यहाँ पर कुछ भी अजीब मत करना। ये सुनकर वो कहता है आई अंडरस्टैंड। उसके बाद जो सीनियर डैन होते हैं वो अपने कपड़े को बदलकर बाहर निकलते हुए कहते हैं यंग अभी तक तुम गए क्यों नहीं हो? मैं तो तुम्हारे पीछे आने वाला था ना। तो वह शंकर वो कहता है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता। तुम डैम जानते हो कि मुझे इन कयूरिमों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ अकेले जाकर बातें नहीं करना चाहता। इसलिए तुम साथ में चलो। और वह जाते हुए खड़ा होता है आपके यहाँ पर क्या योंग को लेने का विचार नहीं है? उसे अपने साथ क्यों नहीं लिया? तो यह सुन वो कहता है कि वो अभी आराम कर रहा है क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अधिक मेहनत किया है तो वह थका हुआ है। और हम इधर योंग को देखते हैं जो अपने मन में खड़ा होता है। अंत में मैं सीनियर को भी अपनी उस जेई टेक्निक के बारे में नहीं बता पाया जो कि मैंने इस दीवार पर इस्तेमाल की थी। वैसे यह जेई टेक्निक एक हिडन टेक्निक है जो इसके ग्रैंडपा ने बनाया था और यह इसी को आता है। इसके अलावा इसने और 3 टेक्निक सीखी हुई हैं जिसके बदौलत ये आपका जो स्टूडेंट बनने के लिए आया हुआ है। और यह कह रहा होता है मैंने दीवार में गर्मी को दूर करने के लिए भी अपनी अनजाने में इस शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद उस जेई टेक्निक की वजह से मुझे चट्टान के अंदर एक अजीब-सी प्रेज़ेंस महसूस हुई और वो उस प्रेज़ेंस को फ़ील कर रहा होता है कि उसने क्या महसूस किया होता है। और वह फिर कहता है कि दीवार को छूते हुए क्या मुझे यहाँ पर फिर से इसे एक बार दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए? आखिरकार वह चीज़ है क्या? जो मैंने देखा वह बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकती है, मैं उसे नकार नहीं सकता हूँ। और वह उसमें अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, कहता है कि अच्छा, क्या यह ऐसे है? और वह ऐसे एक छोटी-सी एनर्जी फ़ील होती है, वह कहता है कि तो यह तुम हो। और हम देखते हैं वह अपनी मतलब स्माइल के साथ कह रहा होता है, तो चलो यहाँ पर एक चौड़ी रास्ता बनाया जाए ताकि तुम तक पहुँचा जाए और तुम्हारी असली ताकत को महसूस किया जाए। और वह कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से इसके अंदर से निकालूँ? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों जाते हुए कह रहे होते हैं, डेन कह रहा होता है कि सोचो तो मैंने उनसे एक प्रश्न नहीं पूछा है और ये अपने मन में कह रहा होता है, मैं उसके जागने के बाद उसके कमरे में वापस जाऊँगा और उससे पूछूँगा कि आखिरकार उसने एनर्जी जो उसके बॉडी में मैंने फ़ील की, उसकी बॉडी को चेक किया था जब बेहोश था तो वह एनर्जी उसके बॉडी में आया कहाँ? मुझे उसके बारे में उसे फिर से पूछना होगा। फिर हमारा सीन उस जगह पर जाता है जहाँ पर ये खड़ूस एल्डर होता है और वो कहता है कि कयुरून क्या आया आप हैं? और हम देखते हैं यहाँ पर डेन के सीनियर होते हैं और यह यहाँ पर आकर खड़ा होता है, ये क्या? ये तो तुम हो। क्या तुम यहाँ पर कयुरून क्या कर रहे हो? आखिरकार ऐसा लगता है जैसे मैंने सुना कि यहाँ पर वो आए हुए हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो तुम हो। ये सुनकर वो कहता है, ओह! यह तो तुम हो, होंग कयूरिम। और ये सुनकर वो कहता है कि हैं? ज़रा रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझसे इस तरीके से अनऑफ़िशियल तरीके से बातें कैसे कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारा जूनियर हूँ? ये सुनकर वो एकदम खराब चेहरा बनाते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे सीनियर हो। तो फिर वो टेढ़ा चेहरा बनाते हुए कहता है, तो तुमने अभी मुझसे इस तरीके से, इस लहज़े में बात क्यों किया? क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल शिष्टाचारहीन होते जा रहे हो? हम देखते हैं इसकी बातों को सुनकर के वो एकदम चेहरा बनाता है अजीब-सा कहता है, और मुँह फेर लेता है। हालाँकि दोनों कयूरी हैं, लेकिन कोई पहले आया, कोई बाद में बना है, तो सीनियर-जूनियर का डिफ़रेंस है, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर वैसे वे दोनों होंग कयूरिंग के इंतज़ार कर रहे हैं, कोई और बंदा का। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर डैन कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं यार, अभी माहौल ठीक नहीं है। तो यंग भी कहता है, हाँ, हम उनकी स्वागत तब करेंगे जब उनका अच्छा मूड होगा। उसके बाद हम यहाँ कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर या पूरा जान लगाकर उस चट्टान की चेक कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि मॉन्स्टर शायद नहीं, हालाँकि मुझे राक्षसों से निपटने का विचार उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता है, लेकिन हर वक़्त फ़ील करते हुए कह रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह कोई असाधारण दीवार तो नहीं है, लेकिन मुझे इसमें उस चीज़ को फ़ील करने की एनर्जी महसूस हो रही है, तो उसे मुझे यहाँ किसी तरीके से तो निकालनी होगी। और वह उस चीज़ को फ़ील करते हुए कह रहा होता है, मुझे वह एक वाटर सोर्स की तरह लग रही है। और योंग फिर अपने मन में कहता है कि इस तरह से देखने पर ऐसा लगता है कि इस दीवार पर आसमान बिखोरी गई है, मतलब बनाई गई है। और वह कहता है, खैर मैं इस आसमान में बहते हुए पानी में मछली पकड़ने के लिए अपनी लाइन बनाऊँगा। और वह अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को भेजते हुए उस अजीब से एनर्जी सोर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और उस कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे तुम्हें इस चट्टान के दीवार से करीब लाना होगा। उसके बाद अपनी एनर्जी का प्रवाह का इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जिससे मैं तुम्हें बाइंड कर सकूँ। और वह अपनी आँखों को बंद करता है और फुल फ़ोकस के साथ उसे मतलब कि पकड़ने के लिए लग जाता है। और वह उस चीज़ को फिर फ़ील कर पाता है, उस एनर्जी को। और वह कहता है कि पकड़ लिया मैंने तुम्हें। और वह उस चीज़ को, उस एनर्जी को खींच कर उस दीवार के अंदर से बाहर की ओर निकालने लगता है, जिसमें उसकी पूरी ताकत लग रही होती है, एड़ी से लेकर सर तक का जोर। और हम देखते हैं वो जो एनर्जी जैसे निकलती है, तो इसके हाथों के ज़रिए इसके बॉडी के अंदर जाने लगती है।
और ऐसा होते हुए देख उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, पेन भी महसूस होता है, बट उस वो पेन को सहते हुए वहाँ से को उस एनर्जी को खींचे जा रहा होता है। वह धीरे-धीरे कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है? इस दर्द की वजह से मेरी कॉन्शियस है वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है, मतलब बेहोश होते जा रहा हूँ। मेरे आँखों के आगे बादल छाते जा रही है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस इन दोनों वेलुरिन्स पर आता है। वैसे मैं बता दूँ कि यहाँ पर इनका कोई कल्टीवेशन लेवल अभी तक बताया नहीं गया है, सिर्फ़ इनका यहाँ ऑफ़िशियल रैंक बताया गया है, जो कि सबसे पहले आता है स्टूडेंट और उसके बाद आता है हक्रीम, उसके बाद आता है गयूरीम। बट दूसरे वेबसाइट में बताया गया है वाइज, उसके बाद फिर आता है वाइज मतलब वही स्टूडेंट हो गया और उसके बाद आता है सेज, फिर आता है कयूरीम। तो यहाँ पर यह कयूरीम वो जो होता है वह कह रहा होता है कि वह कौन व्यक्ति है जो दूसरों के साथ बदतमीज़ी से बात करता है? क्या तुम्हें याद है कि जब हमारे रैंक के बीच में अंतर था तो तुम किस तरीके से बात करते थे? ये सुनकर वह याद करते हुए कहता क्या वह कौन व्यक्ति था जो बदतमीज़ी से बात करता था? हम देखते हैं गुस्से में इसकी ओर उँगली करते हुए कहता था, "वह तू था कमीने, वह तू था। जब मैं तुम्हारे रैंक के नीचे था मतलब तुमसे छोटा था रैंक में जब ये लोग टेस्ट वगैरह दे रहे थे उस समय या नया-नया आया हुआ था, तो उस समय बदतमीज़ी से ये बात करता था। अब ये दोनों कयूरी बन चुके हैं, तो ये अभी भी उसी लहजे में बात कर रहा है, जबकि अभी रैंक में इससे हायर है ये। हम देखते हैं सुनकर वह कहता है, "अच्छा, ऐसा मैंने कब किया था? शायद वह बहुत पुरानी बात होगी।" हम देखते हैं गुस्से में कह रहा होता है कि क्या तुम उन चीज़ों को भूल भी गए? तुम्हें तो तुम्हारी बदतमीज़ी के लिए कई बार पीटा भी गया था सीनियर्स के द्वारा। क्या वह सब कुछ भूल गए हो तुम? यह सुनकर वो कहता है, "ओह! ये तो बहुत पुरानी बात है ना।" और वो फिर हँसते हुए कहता है, "बस हो गया? तुम्हारे इसी चीज़ के लिए तुम इतने देर से उखड़े थे?" तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा होता है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ मंगलयान माउंटेन के अवशेष वहाँ से गायब नहीं हुए, है ना? यदि आपको उनसे छुटकारा पा लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। कोई माउंटेन है जहाँ पर कुछ अवशेष पड़े हुए हैं जिनसे इसे छुटकारा पाना है। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या अवशेष? आखिरकार तुम अब उसकी पूँछ क्यों पकड़ रहे हो? तुम वहाँ के चीज़ों को क्यों क्लियर करना चाहते हो? ये कहता है हाँ, वहाँ के अवशेष तुम्हें उन्हें क्लियर करना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है ओह! मुझे लगता है कि तुम गयूम से परेशान हो चुके हो, है ना? ऐसा लगता है कि तुम मांग्यांग की पूँछ को वहाँ पर ख़त्म करना चाहते हो, उनसे छुटकारा पाना चाहते हो। क्या बकवास है! हम देखते हैं इसकी ऐसी बातों को सुनकर ये गुस्सा हो जाता है, कहता है कि व्हाट आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं गुस्से में एनर्जी रिलीज़ करता है तो दूसरी ओर से ये भी करते हैं, बस ये बिना मतलब की बहसे-बहसी कर रहे होते हैं। तभी अचानक इन दोनों तक आवाज़ आता है। यहाँ पर हम देखते हैं सीनियर डैन को जो कि यहाँ पर ग्रीटिंग करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर यांग और डैन दोनों कयूरिन्स को ग्रीट करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। यह सुनकर यहाँ पर कयूरिन होंगजून कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारे साथ योंग क्यों नहीं है? तो हम देखते हैं सुंग कहता है कि मुझे माफ़ करें, वह रास्ते में आते वक़्त काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसकी वजह से वह थका हुआ है, तो वह रेस्ट कर रहा है। यह सुनकर वह उसको चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम उस बच्चे पे इतना फ़ोर्स क्यों लगा रहे हो? वह इतने कम समय में आखिरकार सेज की टेस्ट कैसे दे सकता है? तुम्हें उस पर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। ये सुनकर वह दूसरा एल्डर कहता है क्या कम से कम हकरीम बनना मतलब कि सेज बनने के लिए यह तो बहुत ज़्यादा कम समय है। आखिरकार इसने उसे यहाँ पर 4 महीनों के अंदर टेस्ट दिलवाने के लिए लाया है। यह बहुत ही अजीब बात है। तो हम देखते हैं सुनकर वह उसकी ओर फिंगर करते हुए कहता है, ओह! तुम कब से इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होने लगे? वैसे वह जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। वह 4th मंथ के पीरियड में जो सेज टेस्ट है वह दे सकता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा नहीं कि 1 साल और 2 महीने का वक़्त लगाएगा। तो हम देखते हैं फिर ये हँसते हुए कह रहा होता है, वैसे अभी ने अभी तक पता है कि उसने क्या-क्या टेक्निक सीखे हैं? वह यहाँ पर जो इविल पैलेस गेट टेक्निक है ना उसे भी सीख चुका है। तो हम देखते हैं सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या? और हम देखते हैं वो फिर उसके साथ बात करने लगता है डैन के साथ कहता है कि चलो मैं उससे पर्सनली तौर पर बच्चे से मिलना चाहता हूँ। वो आखिरकार अभी अपने रूम में ही होगा ना, मुझे रास्ता दिखाओ। तो हम देखते हैं तभी यहाँ पर इन तीनों तक आवाज़ आती है कि होंग कयूरिम। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वो होता वगैरह होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा और उसके टेक्निक्स को देखना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं सुनकर वो हँसते हुए कहता है, ओह हो! तो लगता है तुम में भी इंटरेस्ट जग रहा है। मैंने उन्हें कभी भी अन्य उत्तराधिकारियों पर मतलब कि सक्सेसर्स पर इतना दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा। तो फिर हम देखते हैं कि क्या तुम चुप रहोगे? चलो। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिर वो कहता है कि ठीक है डैन, हमें रास्ता दिखाओ और वह डैन के साथ वहाँ पर उस रूम की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर कह रहा होता है डैन की वेस्टर्न हाउस की ओर है और हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह उस चट्टान से अभी भी उस एवल एनर्जी को ले रहा होता है और जिसकी वज़ह से इसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है और ये कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं फट जाऊँगा, टूट जाऊँगा, लेकिन हर बार मेरा जो शरीर है वह रिकवर हो रहा है और अपनी इन मांसपेशियों को दूसरा रूप देते जा रहा है। मुझे नहीं पता कि जब मैंने पहली बार जेई टेक्निक का इस पर उपयोग किया तो आखिरकार अचानक क्यों बेहोश हो गया। लेकिन मैं वहाँ से वापस उठा और उसके बाद मैंने अपने अंगों में कई सारे बदलाव पाए। मानो मेरे अंग मैं जिस ओर चाहूँ वैसे मोड़ सकता हूँ और ये काफ़ी गंभीर तरीके से मतलब कि अंदर से बॉडी के अंदर से बुलबुले जैसी चीज़ों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हर बार जब मैं जागता हूँ और चीखता हूँ और बेहोश हो जाता हूँ, ऐसा करते हुए लगभग 30 दिन बीतने को चले हैं। और फिर हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि अब की तुलना में अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैं ये कर सकता हूँ और वो पूरी तरह से उस जो सोल कहो या फिर इविल एनर्जी कहो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इन बंदों को जो यहाँ पर भागे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर यह होंग कह रहा होता है कि वैसे यांग हम काफ़ी समय से नहीं मिले, 15 साल होने को चले हैं ना। तो यांग कहता है नहीं, ये 16 साल हो गए हैं। तो सुनकर कहता है अच्छा मुझे उम्मीद नहीं था।
हम तो आखिरी बार सेज के टेस्ट के मैदान के दौरान मिले थे ना, जब तुम लोग सेज टेस्ट दे रहे थे। फिर कहता है हाँ, उस समय शायद। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह जाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि 5 साल पहले जो खत्म हो गया था, उन चीज़ों को लेकर तुम लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो, मतलब उन चीज़ों की जाँच-पड़ताल कर रहे हो और उन चीज़ों को लेकर चिंतित हो। चिंता मत करो, वैसा दोबारा नहीं होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर यांग जो होता है फिर इनकी पावर्स को याद करते हुए कहता है कि जब मैं 16 साल पहली बार इनसे मिला था, तो मैं इन्हें इनकी शक्तियों को देखने के साथ मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया था। और जब मैं इनके व्यक्तित्व से मिला तो मुझे थोड़ा-सा राहत मिला। और यहाँ पर उनकी आवाज़ आती है कि यांग, आखिरकार मैंने सुना है कि 5 साल पहले मामले में क्या तुम्हें कुछ खाँसी के दौरान मिला है या नहीं? तो ये सुनकर वह कहता है कि क्या? नहीं, नहीं, अभी तक वैसा कुछ ख़ास नहीं मिला। तो फिर वह कहता है कि अच्छा ठीक है, इतना डरो मत। मुझे यहाँ पर नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं भी उनकी कुछ चीज़ों को इग्नोर करके ही चल रहा हूँ। बस मैं भी उनके बारे में पता लगाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ख़ास मिला नहीं है। मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है जैसे तुम्हें हो रहा है। तो हम देखते हैं सुनकर वह बस खामोश रहता है। फिर पीछे से वो की आवाज़ आती है, वैसे आपने भी कोई उत्तराधिकारी यहाँ पर लाया है ना टेस्ट के लिए? उसे कहाँ छोड़ दिया? तो हम देखते हैं यहाँ पर वो उसके सामने जाता है, फिर कहता है, क्यों ना तुम मुझे उससे भी मिलाओ, मैं भी थोड़ा-सा उसे देखना चाहता हूँ, वह कितना मतलब वो किस तरह का है। ये सुनकर वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं वापस जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो होंग होते बता रहे होते हैं कि सचमुच में यह जो यांग है ना, अपने चीज़ों को दूसरों को दिखाने में काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है। यह इसकी आदत नहीं है ना शो ऑफ करना, तो इसकी वजह से यह कुछ चीज़ों को भूल जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग वहाँ पर उस कमरे के पास पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर ये कह रहा होता है कि योंग, आखिरकार तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर कयूरियंस तुमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर योंग को, जो कि ज़मीन पर वहाँ पर बैठा हुआ होता है और खाँसने की मतलब वहाँ पर उसकी हालत ख़राब होती है, थका हुआ लग रहा था। तो ये सुनकर वो आवाज़ देते हुए कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? हम देखते हैं वो फटाक से खड़ा होता है और कहता है, सीनियर, ओह मैं तो फर्श साफ़ कर रहा था। और हमें उसके हाथ के पीछे दिखाया जाता है कि वहाँ पर इसे ब्लड निकला हुआ होता है मुँह से। और फिर यहाँ पर आवाज़ आती है कि आप सभी को यहाँ पर एक-दूसरे के साथ मैं मिलवाना चाहता था। ये देखो, ये इन्हें हेलो कहो। ये हमारे होंग जून कयूरिम हैं। तो हम देखते हैं सुनकर योंग कहता है कि अच्छा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तो होंग कहता है कि मैंने सुना है कि आप 4 महीने में ही हकीम की मतलब सेज की टेस्ट देने जा रहे हैं। यह तो काफ़ी कमाल की बात है। और वह उसे हँसते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसा सक्सेसर मिलना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तुमने तो पहले ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मतलब पहले के कयूरिम्स का। तो आइए बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद ये लोग बैठकर बातें कुछ-कुछ करते हैं, जहाँ पर योंग यहाँ पर इन सभी को काफ़ी कुछ बताता है। और फिर वह चुटकी बजाता है और कहता है कि चलो हम भी इस चीज़ की जाँच करें। आखिरकार ऐसी या क्या है दीवाल जो इसमें से यहाँ पर तुम्हें एक एनर्जी महसूस हुई, उसके बाद तुम अचानक से बेहोश हो गए। तो यह सुनकर वो कहता है कि अपने मन में कह रहा होता है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका मूड जो है वह खुद ब खुद कुछ भी करने के लिए स्विंग करता है, बन जाता है। हम देखते हैं वो खड़ा होता है और वह कहता है कि चलो तो इस दीवाल को चेक किया जाए कि आखिरकार इसने इसे बेहोश कैसे किया? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वो उस दीवाल को चेक कर रहा होता है, कहता है ये तो नॉर्मल सी दीवार लग रही है। तो वो कहता है वो बस नाटक कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो अपने मन में कहता है कि होंगजून को इस तरह का व्यक्तित्व मानकर खारिज करना ठीक है, कि वह इसी तरीके का नाटक बस करते रहता है, मतलब कुछ पता नहीं चलता है उसको जल्दी। तो हम देखते हैं यहाँ पर वहाँ से आवाज़ आती है कि होंग, क्या तुम यहाँ पर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो? तुम आखिरकार इस तरीके से सीरियस क्यों हो इस दीवार को लेकर? तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है कि मेरा हाथ इस दीवार से चिपका नहीं, उसका कैसे चिपक गया? तो हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आता है कि यह कोई खेल नहीं है और इस चीज़ को ढूँढना बंद कर दो। तो हम देखते हैं वो उससे इरिटेट होते हुए कहता है कि मुझे पता है कि कोई खेल नहीं है, आखिरकार मुझे इसकी जाँच करनी है, तो इसे अच्छे से जाँच करने दो और चलो देखते हैं कि इसमें से क्या मिलता है। तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इस पर दीवार के पीछे अगर एक ज्वालामुखी का सोर्स हो ना, तो वह भी तुम नहीं ढूँढ पाओगे, तो तुम यहाँ पर इस दीवार से आखिरकार क्या ही ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं इसकी बेइज़्ज़ती करते हुए देखिए इरिटेट हो जाता है और कहता है, साले तेरे को क्या दिक्कत है? मैं यहाँ कुछ चीज़ चेक कर रहा हूँ तो। और फिर वह इसकी ओर ध्यान देता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा-सा अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना है। फिर तभी हम देखते हैं ये फटाक से खड़ा हो जाता है होंग और कहता है कि तुम जानते हो कि जो सेज परीक्षा है उससे पहले तुम यहाँ पर स्टूडेंट्स के बॉडी को चेक नहीं कर सकते हो, तुम उस पर क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं वो उसके सामने जाता है और उसे घूरने लगता है और घूरते हुए कहता है योंग से कि तुमने किस प्रकार के मार्शल आर्ट सीखे हैं? आखिरकार कुछ तो रीज़न हुआ होगा जिसकी वज़ह से ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि मैंने वही सीखा है जो यहाँ पर सीनियर डैन ने मुझे अभी तक सिखाया है। और वह सभी 3 टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक है फुटवर्क टेक्निक, एक है जोगुंग टेक्निक और एक इविल पैलेस गेट टेक्निक। हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि तुम इससे मिलने से पहले तुमने और किन तरह के टेक्निकों को सीखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके इस तरीके की बातों को सुनकर जो बीच में डैन होता है वह कह पड़ता है कि कयोरिन, मैंने इसे मिलने से पहले इसने किसी और तरीके के मार्शल आर्ट को स्पष्ट रूप से नहीं सीखा है, वैसा कुछ खास नहीं सीखा जिसे मार्शल आर्ट कहा जा सके। और ये अपने मन में कर रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर योंग अपने दादाजी का नाम लेना चाहेगा कि नहीं, लेकिन मुझे यह सब कुछ यहीं समाप्त कर देना चाहिए, यही सबसे बेहतर होगा क्योंकि उसके बारे में जानने के लिए कुछ खास है नहीं। बेहतर होगा कि इसे यहीं खत्म किया जाए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होंग होते हैं, वो कहते हैं कि जन्म के बाद से तुमने केवल 3 ही मार्शल आर्ट सीखी जो डैन ने सिखाया और इसके बावजूद भी तुमने उनमें मास्टरी हासिल कर ली, वो भी 4 महीनों में। यह तो काफ़ी दिलचस्पी बात है। क्या तुम इन सभी चीज़ों का ज़िम्मेवारी ले सकते हो कि तुम मतलब इस बच्चे को कुछ और भी अजीब तरीके की टेक्निक्स नहीं आती? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ
लेकिन उतना ही लूँगा जितना आवश्यक होगा, इसलिए आप चिंता ना करें। और वह उसे कहता भी है कि जब मैं यहाँ पर जामयू और योंग में स्थानांतरित कर रहा था, मतलब पहले के स्टूडेंट को हटाकर इस स्टूडेंट को चुन रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेंजर जैसी चीज़ें नहीं हैं जो छुपी हों। और मैं इन 4 महीनों में इससे वर्तमान पर्सनली तौर पर मिला हूँ और इसकी बुद्धिमानी को भी चेक किया है कि कितना दिव्य है इसके पास, मतलब कि व्यक्तित्व कैसा है, तो सब कुछ ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कयूरिम होता है वह उसके कंधे पर रखते हुए हाथ कह रहे होते हैं कि सीनियर, आखिरकार तुम इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो? रिकॉर्ड्स के बारे में तुम्हें मालूम है ना, उसे महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छी तरीके से जाँच कर लिखा जाता है। तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ दो। ये चीज़ें दूसरे डिपार्टमेंट के काम है, मतलब किसी का जाँच करना कि वह कहाँ से क्या है, तो तुम्हें इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम लोग बस टेस्ट का इंतज़ार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो फिर हम देखते हैं वो उसके साथ ऐसा कर रहा होता है, तो फिर वो भी चिल हो जाता है, हाँ, चल ठीक है। उसके बाद फिर वह पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी एज कितनी है? तो ये सुनकर योंग बताता है कि मैं 18 साल का हूँ। ये सुनने के साथ यहाँ पर होंग काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अभी तक केवल 18 साल के हो? तुम तो सबसे छोटे उत्तराधिकारी हो, मतलब कि सबसे छोटे एज के सक्सेसर हो। और हम देखते हैं पीछे से वो करा होता है। इसका मतलब है कि तुम अपने ब्रेक थ्रू को काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कि अपनी सीमाओं को काफ़ी ज़्यादा पार कर सकते हो इतनी कम एज में अगर सेज बनते हो तो। और यहाँ पर जो होंग होता है वो कह रहा होता है कि फिर भी यहाँ पर जो सेज की परीक्षा है वो केवल 4 महीने में तुम दे पाओगे? और हम देखते हैं वो पीछे से कह रहा होता है कि भैया अभी मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प की बात होगी जानना। और हम देखते हैं पर ये खुश होते हुए कह रहा होता है ठीक है, तो मैंने बहुत लंबे समय के बाद कोई चीज़ ऐसी देखी है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पर अब जीतूँगा, मैंने इस बच्चे को पहले खोजा है, दूसरे कयूरिन से पहले। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कई रूमो होते हैं वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया था, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे कुछ ख़ास और स्पेशल नहीं दिखा था, लेकिन अब तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है क्या ख़ास और स्पेशल? मैं तो बस अपने सीनियर के द्वारा सिखाए हुए मार्गदर्शन का पालन कर रहा हूँ और जो आता है सब उन्हीं के द्वारा आता है। तो हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर होंग कहता है कि हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाता है, तुमने काफ़ी अच्छी जवाब दी। तो यहाँ पर वो भी कहता है हाँ, तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है, चलो अब सही समय का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं और फिर तुम्हारे उत्तराधिकारी मतलब कि उस सेज टेस्ट के बाद उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जान लगा दूँगा सेज टेस्ट को पास करने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर फिर वह डैन की ओर देखते हुए कहता है कि डैन तुमने काफ़ी अच्छा विकल्प चुना है, मतलब काफ़ी अच्छा सजेशन, और मैं शीघ्र ही आपसे मिलने के लिए आऊँगा, ठीक है? तो और वहाँ से फिर जाने लगता है, तो यहाँ पर जाते हुए देख होंग जून कहता है कि ओए! आखिरकार तुम कहाँ और क्यों जा रहे हो? तो हम देखते हैं वो कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जेन डेक्यू को नहीं देखा है, तो चलो मेरे साथ। तो हम देखते हैं कहता है क्या? मैं? आखिरकार क्यों? तो फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर हँसते हुए जाते हुए कह रहा होता है कि मैं काफ़ी समय बाद यहाँ पर आया हूँ, तो ड्रिंक करने के लिए जाना चाहता था। तो यहाँ पर वो कहता है उससे कि मैंने बस यहाँ पर रुककर कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए तुम्हें अपने साथ बुला रहा हूँ, समझे? तो हम देखते हैं फिर वो यहाँ से हड़बड़ी से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। और वो कहते जाता है कि योंग, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा परीक्षा के टाइम, ठीक है ना? तो वो अभी ग्रेड करते हुए कहता है कि हाँ, क्यूरियंस मैं आपसे वापस परीक्षा में मिलूँगा, वहीं पर आप लोगों को दिखूँगा। फिर हम देखते हैं वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो अचानक इनके जाने के साथ वहाँ पर हवा की झोंका चलती है और यहाँ पर जो योंग होता है वो कहता है कि आखिरकार सीनियर्स एक बड़ी-सी तूफ़ान यहाँ पर टल गई। तो हम देखते हैं इसके सीनियर मतलब डैन की आवाज़ आती है कि अभी नहीं, और वह गेट को मतलब वहाँ पर बंद कर करते हुए खड़ा होता है, तूफ़ान तो अभी शुरू हुआ है। और ये सुनकर वो कहता है क्या? आपका कहने का मतलब क्या है तूफ़ान शुरू हुआ है? और वो कहता है कि बिल्कुल खामोश रहो। और हमें दिखाया जाता है एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजते हैं इनके घर के बाहर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो योंग होता है उसकी बॉडी में अचानक बहुत ही अजीब सेंसेशंस फ़ील होती हैं और वह यहाँ पर डैन कहता है कि अब यह शुरू हो गया। और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे यह पूरी तरह से काँप रहा होता है और इसके अंदर का जो इविल एनर्जी होती है, वह भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वह झटके दे रही होती है। जिसकी वजह से यहाँ पर योंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द पैन उतर वो अपने मन में कहता है, अचानक ऐसे लग रहा है मेरे बॉडी के अंदर कई सारी लाखों सुइयाँ चुभो दी गई हूँ एक साथ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुन इनकी इसको ऐसी मतलब हड़बड़ाते हुए देखो पीछे को मुड़ते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तो यार तुम पर इतना ज़्यादा बुरा असर डालेगा। और तभी हम देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ओए आखिरकार तुझे हुआ क्या? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह खुद को सँभालते हुए कहता है कि सीनियर आखिरकार ये चीज़ क्या थी? इसे मतलब इस साउंड को सुनने के बाद मुझे अचानक इतना ज़्यादा चक्कर क्यों आया? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपका जो शरीर है वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और कहता है हाँ, थोड़ा-सा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कँपा देने वाली आवाज़ थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि इसका कारण जो एल्डर वो हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो भी प्राप्त उपलब्धियाँ हैं, उसके बाद उनको ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर तुम उनके प्रवेश द्वार से ब सीढ़ियों से गुज़रते हुए जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर खुद के मतलब क्षमताओं की और उपलब्धियों के बारे में पता चलेगा। वह उस चीज़ों को जाँच करने के लिए वहाँ पर एक तरह की एनर्जी साउंड एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिससे तुम अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट्स को देख सकते हो। तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है कि क्या ऐसा कयूरिंग कर सकते हैं, वो भी एक कंपन की ध्वनि की वजह से? मतलब किसी बॉडी को जाँच करने की क्षमता देना और जिसकी वजह से इसको भी इस तरह की झटके लगे। और हम देखते हैं फिर वह कहता है कि ऐसा ही है, अगर तुम यहाँ पर जिसे करना चाहते हो तो तुम्हें उनके उस जगह पर जाकर रुकना होगा कुछ समय। फिर वो अपने मन में कहता है तो यहाँ पर ऐसी बात है, तो वह ज़ोरदार ढोल की आवाज़ की निकलने की वजह से मेरी बॉडी यहाँ पर अंदर से इस तरीके से रिएक्ट की और वह बहुत ही ज़्यादा थका हुआ चेहरा बनाकर खड़ा होता है कि ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ही अजीब कुछ महसूस कर लिया है। तो हम देखते हुए कहता है कि ठीक है, ठीक है।
तुम यहाँ पर सेज की परीक्षा देने तक थोड़ा-सा आराम कर लो। वैसे भी तुमने एक रिकॉर्ड पहले ही यहाँ पर बना रख लिया है। तो सुनकर वो हैरान होते हुए कहता है, क्या कौन-सा रिकॉर्ड मैंने बना लिया? तो वो कहता है कि जो यहाँ पर सेज टेस्ट है ना, उसे देने के लिए 10 छात्र आए हुए हैं। लेकिन उन 10 छात्रों में से एक ऐसा छात्र है जो पहले से ही यहाँ पर 2 क्यूरियम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर चुका है। तो क्या यह किसी तरीके की उपलब्धि नहीं है? ये सुनकर वो कहता है, क्या ये सचमुच में कोई अच्छी बात है? हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ, खैर यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्यूरियम्स क्या सोचते हैं। और उसे वह एक डरावनी लुक देते हुए कहता है कि यह तो बस एक दिन है, जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, वह तुम्हारे लिए नर्क भी बन सकता है और हेवन भी। बस ये चीज़ें क्यूरियम्स पर निर्भर करती हैं। और हँसते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि वह हेवन होगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर होंग और जहाँ तक वू को देखा है, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। और जब मैंने पहली बार और टेस्ट दिया था, तो वह दिन मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा मतलब डेंजर दिन था। और फिर वहाँ पर हँसते हुए इविल तरीके से इसे देख रहा होता है, तो इसे ऐसे हँसते हुए देख यूँग अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि वह मज़े ले रहा है मेरे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम फॉरेस्ट के एरिया का देखते हैं, जहाँ पर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ बंदों को ऑर्डर दे रहा था। और वो अपने मन में कह रहा था, आखिरकार मैंने कुछ जानकारियों की वजह से यहाँ पर डैन और उसके सक्सेसर का पीछा किया, उनको निपटाने के लिए जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पर वे अचानक से गायब हो गए। 5 साल पहले जो यहाँ पर सेज का नरसंहार किया गया था, सेजों को मारा गया था, उसमें जब डेन यहाँ पर आया था, तो उसके शामिल होने के बाद हमारी सारी योजनाएँ ख़राब हो गई थी। हम काफ़ी सारे बंदों को नहीं मार पाए थे। यह भी बात सही है कि यहाँ पर उसके सक्सेसर को किसी भी तरीके से सफल नहीं होने देना, उसे ख़त्म करके ही रहना है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस तरीके से देखते हुए कह रहा होता है कि किसी विशेष टैलेंट को यहाँ पर और भी उजागर नहीं होने देना है इन कमीनों के, क्योंकि इनकी सख्तियाँ बढ़ती जाती हैं तो हमारे काम पर बहुत बाधा डालते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनली रूप से यहाँ पर मिलने आया हूँ, उनसे पीछा कर रहा हूँ ताकि उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्द ख़त्म कर सकूँ। तभी इसकी नज़र यहाँ पर इन दोनों क्यूरियम्स पर पड़ता है। और वह यहाँ पर जब ध्यान से देखता है तो उसे यहाँ पर क्यूरियम होंग जून नज़र आते हैं। और उसके देखने के साथ ही उसके बगल में वह ध्यान देता है कि यहाँ पर वो भी है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है, क्या हाल है? यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो तुम यहाँ पर इस तरीके के चिंताओं में खोए हुए हो। ये सुन वह कहता है, ओह! क्या तुमने इसे सेंस कर लिया? और फिर वह यहाँ पर इस बंदे की शक्ल को दिखाया जाता है जिसके यहाँ पर हालत ख़राब होती है। और ये कह रहा होता है कि ये क्या है? आखिरकार मैंने ये क्या देख लिया? और वह इसके यहाँ पर डर के मारे ऐसी फट रही होती है, क्योंकि इसने पहले ही यहाँ पर क्यूरियम वो और क्यूरियम होंग के होंगजुन की शक्तियों को देखा है। और वह होंगजुन के उस नज़ारे को याद करता है जब वह वहाँ पर लोगों को मार रहा था अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए। और उस सीन को यह बंदा उस समय भी छुप कर देख रहा था। और उसके वो फेस को उस समय देखा था तो अभी तक भूल नहीं पाया है। और उसके उस डरावने फेस को और उस डरावने ऑरे को याद करते हुए कहता है कि ये तो होंगजुन है, ये होंगजुन है। और वो अपने फेस पर अपने मुँह को रख लेता ताकि यह सेंस ना कर सके यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। और यहाँ पर होंगजुन कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो वास्तव में बात यह है कि जब मैं यहाँ से हाउस आ रहा था, तो उससे पहले मैं कुछ उन बंदों से मिल सका जो 5 साल पहले के उन कामों में शामिल थे। और हम देखते हैं सुनकर वह एल्डर दूसरा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर ये हँसते हुए कह रहा होता है, लेकिन मैंने उन्हें मिस कर दिया। ये सुन कहता है, क्या आखिरकार वे कौन है जिसे आप नहीं पकड़ सके? तो फिर हम देखते हैं वह यहाँ पर कहता है कि मैंने उनके लीडर से तो निपट लिया, लेकिन उसके चक्कर में उसके जो उत्तराधिकारी हैं, मतलब उसके जो बाद जो लीडर है वह बचकर भाग गए। और वो यहाँ पर कहता है वो कि आखिरकार उनका नेता कैसा था, क्या पावरफुल था? और कहता है नहीं, वो नेता कुछ खास नहीं था। और वह जो बचकर भागा वो भी नहीं। लेकिन मुझे उन्हें पकड़ लेना चाहिए था और उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। तो ये सुनकर यहाँ पर वो कहता है कि तो तुमने यहाँ पर युनटान और गोरम को उनके बारे में बताया और उनके पीछे लगाया है ना? तो यहाँ पर फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कहता है कि जो सेज परीक्षा है वह काफ़ी नज़दीक है और उन बंदों का नज़र आना। वह कहता है कि नहीं, तुम इतना भी ज़्यादा उम्मीद मत करो, वो चीज़ दोबारा नहीं दोहराई जाएँगी। वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है, इन चीज़ों को दोबारा होना भी नहीं चाहिए। और उससे वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारा जो यहाँ पर सेज टेस्ट है वह कहाँ पर होने वाला है, उसके बाद भी वो कुछ ज़्यादा को कबाड़ पाएँगे। और वो कहता है कि हाँ, लेकिन हमें सावधान रहनी चाहिए। और बहुत अजीब से यस फेस बनाकर और फिर वो जाते हुए कह रहा होता है कि तुम किस चीज़ों को लेकर इतने चिंतित हो, तुम्हें इतना भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और इस छुपे हुए बंदे को दिखाया जाता है जो उन्हें देखकर काँप रहा होता है और कहता है कि क्या सचमुच में ये वही लीडर्स हैं आखिरकार जिनके बारे में किताबों में लिखा गया है, जो कि कयूरूम होते हैं और कयूरूम होंगजून जो कि काफ़ी ज़्यादा बेदर्दी तरीके से लोगों को मारते हैं। और वो कहता है अपने मन में कि रुको, मैंने यहाँ पर इन दोनों कयूरूम्स को देखा है और यहाँ पर मैंने डैन का पीछा करते हुए और उसके उत्तराधिकारी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचाया है खुद को। और यहाँ पर ये नज़र आया है, इसका मतलब है कि इनका जो सेफ हाउस है वह यहीं आस-पास कहीं पर मौजूद है ना? और यह जगह अब मेरे लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। और तभी वहाँ पर वो कुछ आवाज़ों को सेंस करता है, क्योंकि यहाँ पर जो होंगजून होता है वह कुछ चीज़ को सेंस कर चुका होता है और वह जंप लगाते हुए कहता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यह बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या वह मुझे यहाँ पर सेंस कर चुका है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं इसे यहाँ पर जंप लगाते हुए और यह बंदा काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वह उसी की ओर देख रहा होता है। बट हमें दिखाया जाता है यह जंप लगाकर किसी और को पकड़ने गया होता है, कबूतर को, जो कि यहाँ पर उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आई हुई होती है। और वह उसे लेने के साथ नीचे उतर जाता है, बट वह इस बंदे को नहीं देख पाता है। यह बंदा फिर राहत की सांस लेता है और हम देखते हैं वो उतरता है तो यहाँ पर वो कहता है आखिरकार क्या है? तो वह और भी बोलता है कि
आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके के तुम्हें यहाँ पर पत्र दिया गया है? यहाँ पर क्या सेल्स टेस्ट के बारे में उस स्थान के बारे में बताया गया है कि वह कहाँ पर होने वाली है? तो वह यहाँ पर उसे खोलकर पढ़ते हुए कहता है कि वुगोन में। यार 1 मिनट रुको, पहले मुझे पूरा पढ़ने दो। जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर वो बता रहा होता है, मुझे हकीम परीक्षा का स्थान मिल गया है, इसलिए उन्हें कहिए कि वे वहाँ पर बिना देर किए पहुँच जाएँ। तो ये सुनकर वह कहता है कि इस बार यह काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि यह जो टेस्ट है ना वह वुगोन में होने वाला है। मुझे उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो ये सुनकर यहाँ पर वो कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना, तुमने डेक्यू को इस रिपोर्ट को मँगवाने के लिए उसे संदेश भेजा होगा। तो उसने यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ भेज दी है ना, इसके बारे में बता दिया पहले ही। तो ये सुनकर वो कहता है, अरे यार तुम तो बहुत बोरिंग आदमी हो, कुछ चीज़ें कुछ पहले से भी पता करनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अभी हमें बस ज़िंदा रहना होगा जब तक वह टेस्ट पूरी तरह से बढ़िया से हो ना जाए। और वह बस चिल भरते हुए कहता है कि काफ़ी समय हो गया जब हमें एक टैलेंटेड उत्तराधिकारी मिला है, वो भी इतने लंबे समय के बाद। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, होंगजुन के जितने भी उत्तराधिकारी थे वे अब नहीं हैं। और वो अपने आँखों को बंद करते हुए याद करते हुए कहता है कि होंगजुन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि वे एक-एक करके सभी जो थे मारे गए। होंगजुन द्वारा 4 उत्तराधिकारी चयन किए गए थे, लेकिन वे मर गए। उनमें से पहला जो था वह अपने पहले मिशन के द्वारा पीठ पर भाला लगने से वह मारा गया। दूसरा जो था एक बंदे का पीछा करते हुए चट्टान से गिरा और मारा गया। और तीसरा जो था वह एक झरने का पानी पी लिया जिसमें पॉइज़न मिला हुआ था, जिसकी वजह से मारा गया। और जो चौथा था उसने वहाँ पर उसे 5 साल पहले जिन सेजों का नरसंहार किया गया, उनके अधिकारियों को उत्तराधिकारियों को सक्सेसरों को मारा गया था काफ़ी पावरफुल फोर्सेस के द्वारा मिलकर, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर उसे खो दिया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद होंगजुन और मोंग वेड ने यहाँ पर दोनों कयूरिन ने मिलकर पूरे चारों ओर तबाही मचाई और उन सभी सेनाओं को खत्म कर दिया था। और फिर यहाँ पर वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, आपको यहाँ पर उत्तराधिकारियों को लेकर इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कुछ होगा सब कुछ बेहतर होगा। तुम बहुत ज़्यादा परवाह करते हो। और वह उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा रहेगा। और फिर ये दोनों इसी तरह बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और ये बंदा पीछे उनसे छुपकर देखा होता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसा कई बार किया है, लेकिन यह पहली बार है कि मैं इस तरीके से घबराया हूँ। यदि वह मूर्ख ना होते तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बच नहीं पाता, कि यहाँ पर इस तरीके के मतलब सिचुएशन में ना पहुँच पाता। वह एक बंदे को याद करता है जो कह रहा होता है कि मैं डोंगताई बा हूँ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अपनी शक्तियों को मिलाकर उन चीज़ों को करना चाहता हूँ जो कि तुम भी करना चाहते हो, क्योंकि तुम भी इन लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। हम यहाँ पर अपनी मनचाहे काम नहीं कर सकते हैं और अपने दौलत को बढ़ा नहीं सकते हैं और ना ही किसी पर कब्जा कर सकते हैं। जब हमारी शक्तियाँ एक साथ मिलेंगी और 3 प्रमुख ताकतों के मिलने के बाद जो उन लोगों को ख़त्म किया जाएगा, तो उसके बाद जो भी होगा तुम्हें मैं एक बड़ा-सा लैंड का टुकड़ा दूँगा। मतलब काफ़ी कुछ लालच भी देता है कि तुम मिल जाओ और ऐसे-ऐसे काम करो, और ये उनके साथ मिल भी जाता है और उनके साथ काम भी करता है। और यहाँ पर हमें एक बॉर्डर एरिया को भी दिखाया जाता है कि इन लोगों ने कहाँ-कहाँ कैंप बना कर रखा था, कहाँ-कहाँ हमला किया था। और फिर ये इन चीज़ों को याद करते हुए कहता है कि हालाँकि इन 5 साल हो चुके हैं इस कांड को किए हुए, लेकिन इसके बाद से हम कभी भी एक साथ नहीं जुड़ पाए। अब हम कुछ टुकड़ों में ही बचे हुए हैं। हकरीन से बदला लेने के लिए, सेठ से बदला लेने के लिए हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया था और उन सभी को यहाँ पर मारने की कोशिश की, लेकिन उसका जो परिणाम हुआ, और वह उसी सीन को याद करता है। वह कहता है कि जिन लोगों को हमने इकट्ठा किया था, उन्हें केवल 2 कयूरियंस ने मिलकर मार डाला। और वो याद करता है कि पुराना जो वो स्थान था, वो आग की चपेटों में पूरी तरह से फैल चुका था और वह आज भी वहाँ के चीज़ों को ज़ाहिर करता है। अंत में जब यहाँ पर 2 कयूरिन ने सभी को मार डाला, तो हमारे पास चुपचाप रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। लेकिन हम इनको इसी तरीके से पावरफुल होने नहीं दे सकते हैं। और अपना माथा पीटते हुए कह रहा होता है कि इनके सक्सेसर और भी ज़्यादा टैलेंटेड निकलेंगे और भी ज़्यादा ताकतवर, जब हम और भी ज़्यादा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं पर रह पाएँगे। और वह यहाँ पर चट्टान पर कुछ खुरदते हुए कह रहा होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक है, जैसा कि यहाँ पर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर होंग जून को भेजा गया है, वह जानबूझकर भेजा गया है ताकि उनके सक्सेसरों तक मैं ना पहुँच सकूँ और ना ही कोई और उनको ना ही कोई मतलब कि असुविधा हो और उनको कोई मार ना सके पहले ही। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने अपनी सुरक्षा यहाँ पर करके रखी हुई है। इनका सेफ हाउस यहीं पर आस-पास है, तो उनके सुरक्षित घर के बारे में जानने को मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर कई रूम को देख लिया है, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ। और फिर यह कहने के साथ वह वहाँ से चला जा रहा होता है।